तो आज की हमारी चर्चा का विषय है झारखंड में आपदा प्रबंधन। हमारे पास जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं के लिए तैयार किया गया एक बहुत ही विस्तृत दस्तावेज है जो 2026 के नवीनतम घटनाक्रमों के साथ अपडेटेड भी है। जी। इस दस्तावेज के माध्यम से हम झारखंड के सामने आने वाली जो विभिन्न आपदाएं हैं उनसे निपटने के लिए जो संस्थागत ढांचा बना है और भविष्य की योजनाओं को एक क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे। बिल्कुल, हमारा लक्ष्य यही है कि इस दस्तावेज की हर स्लाइड को विस्तार से देखें ताकि विषय की पूरी तस्वीर साफ हो सके। हम परिभाषा से शुरू करेंगे और फिर एक एक करके हर आपदा और उससे जुड़े प्रबंधन के पहलुओं पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपदा की परिभाषा क्या है? मतलब हम आपदा किसे कहते हैं? देखिए, डीएमएट 2005 के अनुसार आपदा एक ऐसी गंभीर घटना है जो किसी समुदाय की सामना करने की क्षमता से परे हो। अच्छा, जिससे वो खुद हैंडल ना कर पाए। हाँ, बिल्कुल। और झारखंड की स्थिति एक बहुआपदा प्रवण राज्य यानी मल्टी हैजर्ड प्रोन स्टेट की है। यहाँ एक नहीं कई तरह की आपदाओं का खतरा रहता है। तो इन आपदाओं को मतलब किसी श्रेणी में बांटा भी गया है? जी, मुख्य रूप से दो श्रेणियों में। एक है प्राकृतिक यानी नेचुरल, जिसमें सूखा, वज्रपात, हाथी संघर्ष और भूकंप आते हैं। और दूसरी है मानव जनित यानी मैनमेड। इसमें खनन दुर्घटनाएं, औद्योगिक आपदा और जंगल की आग जो अक्सर मानवीय भूल से ही लगती है वो शामिल है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कौन सी आपदा सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है। यहीं पर एक दिलचस्प बात सामने आती है। वो क्या है? अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा बार कौन सी आपदा आती है तो वो है सूखा, ड्रॉट। इसका मुख्य कारण है झारखंड की पठारी स्थलाकृति जहां पानी रुकता नहीं। लेकिन अगर हम मौतों की संख्या देखें तो वो शायद वज्रपात से सबसे ज्यादा होती हैं, है ना? बिल्कुल सही। वज्रपात यानी लाइटनिंग से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं, इसीलिए इसे साइलेंट किलर भी माना जाता है। तो सूखा, वज्रपात और इनके अलावा अन्य प्रमुख जोखिम है हाथी मानव संघर्ष, खनन धसान और उत्तरी झारखंड में भूकंप का खतरा। ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जो झारखंड की आपदा संवेदनशीलता की पूरी कहानी बताते हैं। तो इन सब से निपटने के लिए एक पूरा सिस्टम, एक ढांचा तैयार किया गया होगा, वो कैसा है? हाँ, एक पूरा ढांचा है। राज्य स्तर पर है JSDMA यानी झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन 28 मई 2010 को हुआ था और इसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री होते हैं। और इसका काम क्या है? इसका मुख्य काम है नीतियां बनाना, फंड बांटना और केंद्र के साथ समन्वय करना। इसके नीचे एक राज्य कार्यकारी समिति यानी SEC भी होती है जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होते हैं। ये तो राज्य स्तर की बात हुई। जिला स्तर पर DDMA यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है जिसके अध्यक्ष उपायुक्त या DC होते हैं। और इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? इसमें सह अध्यक्ष, जिला परिषद अध्यक्ष होते हैं और सदस्य के रूप में SP और मुख्य चिकित्सा अधिकारी मतलब CMO शामिल होते हैं। इनका मुख्य कार्य है जिला आपदा प्रबंधन योजना जिसे DDMP कहते हैं वो बनाना और मॉक ड्रिल आयोजित करना। तो ये एक तरह का टॉप डाउन अप्रोच है जहां नीतियां ऊपर बनती हैं और जिला स्तर पर लागू होती है। बिल्कुल सही, जिसमें स्थानीय प्रशासन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलिए अब कुछ प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। सूखे की बात करते हैं। ये राज्य की सबसे बड़ी कृषि चुनौती है ना? जी, और पलामू प्रमंडल और चतरा इसके सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र हैं। कारण वही है, पठारी भूमि से पानी का तेज बहाव और अनियमित मानसून। तो इसमें मदद के लिए कोई तकनीकी संस्थान भी है? हाँ, इसमें तकनीकी मदद के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय BAU रांची काम करता है। वो फसल की निगरानी और बीज विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं ताकि किसानों को मदद मिल सके। और वज्रपात जो सबसे घातक आपदा है उसके बारे में क्या? पिछले दशक में 1600 से ज्यादा मौतें, यह आंकड़ा तो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। रांची, गुमला, पलामू, कोडरमा इसके हॉटस्पॉट जिले हैं और इसका कारण छोटा नागपुर पठार की भूआकृति और बादलों का घर्षण है। इससे बचाव के लिए कोई तकनीक इस्तेमाल हो रही है? हाँ, इसके लिए दामिनी ऐप है जो 30-45 मिनट पहले ही चेतावनी दे देता है। यह तकनीक का एक बेहतरीन उदाहरण है। क्या इस पर कोई नई परियोजना भी आ रही है? जी, अगस्त 2025 में रांची से एक नई परियोजना MPLS लॉन्च होगी। इसके लक्षित जिले हैं पलामू, गुमला, रांची, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम। और इस परियोजना में क्या क्या होगा?
इसके मुख्य घटक होंगे तड़ित चालक यानी लाइटनिंग कंडक्टर्स लगाना, हूटर या सायरन सिस्टम लगाना और सुरक्षा वॉलंटियर्स की तैनाती करना। अब बात करते हैं भूकंप की। झारखंड को भूकंप के जोखिम के हिसाब से कितने जोन में बांटा गया है? झारखंड को 3 जोन में बांटा गया है और इसमें तकनीकी पार्टनर BIT मिश्रा है। सबसे ज्यादा जोखिम वाला जोन कौन सा है? वो है जोन 4 यानी उच्च जोखिम वाला, जिसमें गोड्डा और साहिबगंज आते हैं। और बाकी जोन? फिर है जोन 3 मध्यम जोखिम वाला, जिसमें उत्तरी और मध्य झारखंड के ज्यादातर जिले हैं। और फिर है जोन 2 कम जोखिम वाला, जिसमें दक्षिणी जिले जैसे रांची, लोहरदगा, गुमला आते हैं। ठीक है, अब एक और गंभीर समस्या पर आते हैं, हाथी मानव संघर्ष। हाँ, ये एक बहुत गंभीर समस्या है जिससे हर साल औसतन 80 से ज्यादा मौतें होती हैं। प्रभावित क्षेत्र है सारांडा, दलमा और पलामू। और इसके मुख्य कारण क्या है? देखिए, मुख्य कारण है हाथियों के आने जाने के रास्ते, जिन्हें कॉरिडोर कहते हैं, उनका बाधिक होना, और दूसरा महुआ की गंध का उन्हें आकर्षित करना। इस पर कोई हालिया अपडेट भी है, जनवरी 2026 का? जी, जनवरी 2026 में एक ताज़ा अपडेट है। कोल्हान चाईबासा में एक रोग एलिफेंट ने 15 दिनों में काफी ज्यादा क्षति पहुंचाई। तो उसके लिए क्या किया गया? उसके लिए बंगाल और ओडिशा से QRT मतलब क्विक रिस्पांस टीम तैनात की गई। ड्रोन से उसकी ट्रैकिंग हुई और मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। हाथी के बाद अब बात करते हैं बाढ़ की। ये भी एक चुनौती है। जी, यहाँ 2 तरह की बाढ़ है। एक है शहरी बाढ़ या फ्लैश फ्लड, जो रांची और जमशेदपुर में अनियोजित शहरीकरण और ड्रेनेज जाम होने से होती है। और दूसरी है नदी बाढ़ यानी रिवराइन फ्लड, जो साहिबगंज में गंगा नदी से और गढ़वा में सोन या कोयल नदी से आती है। इन पर निगरानी कौन रखता है? इन पर निगरानी का काम JSAC मतलब झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर सैटेलाइट मैपिंग के जरिए करता है। ये तो हुई प्राकृतिक आपदाएं। अब बात करते हैं मानव जनित आपदाओं की, खासकर खनन दुर्घटनाओं की। ये झारखंड के इतिहास का एक बहुत दुखद अध्याय है। 1975 का चासनाला हादसा तो देश की सबसे भीषण दुर्घटनाओं में से एक है। और हाल के वर्षों में? हाल में 2016 में ललमटिया में ECL खदान धंस गई थी और 2022 में निरसा में अवैध उत्खनन के कारण एक हादसा हुआ। तो खनन सुरक्षा के लिए विशेषज्ञ संस्थान कौन है? खनन सुरक्षा ऑडिट और तकनीकी विशेषज्ञता के लिए IIT ISM धनबाद एक प्रमुख संस्थान है। खनन के अलावा जंगल की आग भी एक बड़ी समस्या है। हाँ, और ये ज्यादातर फरवरी से मई के बीच होती है। इसका मुख्य कारण मानवीय भूल ही है, जैसे महुआ या साल के बीज इकट्ठा करने के लिए आग लगा देना, जिसका सीधा असर जैव विविधता पर पड़ता होगा। बिल्कुल, जैव विविधता का नाश होता है और मृदा क्षरण भी होता है। एक और मानव जनित आपदा है औद्योगिक आपदाएं। जी, राज्य में स्टील प्लांट और रसायन या उर्वरक कारखानों का एक त्रिकोण सा है, जिससे गैस रिसाव का जोखिम हमेशा बना रहता है। इससे निपटने के लिए कोई प्लान है? हाँ, इससे निपटने के लिए ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान बनाने का काम मीकॉन लिमिटेड रांची को सौंपा गया है। चलिए अब कुछ केस स्टडी पर बात करते हैं। त्रिकूट पर्वत रोपवे हादसा, अप्रैल 2022 का। जी, यह देवघर के त्रिकूट पर्वत पर हुआ था। एक तकनीकी खराबी से दर्जनों पर्यटक हवा में ही फंस गए थे। तो बचाव कार्य कैसे हुआ? वहां ऑपरेशन लाइफ सेवियर चलाया गया, जो अंतर्विभागीय समन्वय का एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें भारतीय वायुसेना, ITBP, NDRF और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर काम किया। एक और उदाहरण कोविड-19 का झारखंड मॉडल भी है। हाँ, कोविड के समय जब राष्ट्रीय आपदा घोषित हुई और ऑक्सीजन की भारी मांग थी, तब झारखंड ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो कैसे? ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए झारखंड ने न केवल अपनी जरूरतें पूरी की, बल्कि दूसरे राज्यों को भी ऑक्सीजन भेजकर एक ऑक्सीजन हब बन गया था। इसके अलावा संजीवनी वाहन और झारखंड बाजार ऐप जैसे समाधान भी पेश किए गए थे। मतलब आपदा प्रबंधन में तकनीक का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। जी, एक तरह का डिजिटल सुरक्षा कवच बना है। इसमें एक तो दामिनी ऐप है वज्रपात के लिए, दूसरा है सचेत जो NDRMA का एकीकृत ऐप है, और तीसरा झारखंड बाजार था महामारी के समय। और लंबे अवधि की योजनाओं की बात करें तो, जैसे जलवायु परिवर्तन पर? उसके लिए स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज यानी SAPCC है, जिसका लक्ष्य 2030 है। इसके 3 मुख्य स्तंभ है: जल संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, खासतौर पे सौर ऊर्जा, और सतत कृषि। और इसका मूल विजन क्या है?
कोर विजन 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को कम करना और राज्य में आपदा रोधी बुनियादी ढांचे का विकास करना है। इस तैयारी में बच्चों को कैसे शामिल किया जा रहा है? उसके लिए 2016 में NIDM के सहयोग से विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम शुरू हुआ। इसका उद्देश्य बच्चों को सुरक्षा दूत बनाना है। ये एक बहुत अच्छी पहल है। इसमें होता क्या है? इसके तहत सुरक्षित शनिवार मनाया जाता है, जिसमें प्रार्थना के बाद आपदा जागरूकता सत्र और नियमित मॉक ड्रिल होती हैं। इन सब योजनाओं के लिए अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण भी तो दिया जाता होगा। बिल्कुल। क्षमता निर्माण के लिए 2 प्रमुख संस्थान हैं। एक है SKIPA रांची, जो उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के लिए है, जैसे BDO, CO, DC। हाँ, और दूसरा है SIRD हेल, जो पंचायत प्रतिनिधियों जैसे मुखिया और पंचायत सेवक के लिए है। ज्ञान केंद्र सृजन का भी जिक्र है। ये क्या है? सृजन रांची में स्थित एक डिजास्टर मैनेजमेंट नॉलेज कम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर है। ये 3 मुख्य काम करता है: राज्य की विशिष्ट आपदाओं पर रिसर्च, बचाव तकनीकों का लाइव प्रदर्शन और केस स्टडी का दस्तावेजीकरण। अच्छा, अब बात करते हैं जमीन पर काम करने वाले बलों की, मतलब रिस्पांस फोर्सेस की। जी, राष्ट्रीय स्तर पर NDRF की 9वीं बटालियन है, जो बेहोटा पटना में है, और वो झारखंड की जिम्मेदारी संभालती है। और राज्य का अपना बल? राज्य का अपना SDRF है। इसे 2016 में मंजूरी मिली थी और इसका मुख्यालय रांची में है। इसके तैनाती केंद्र देवघर, धनबाद, जमशेदपुर और रांची में है, ताकि जल्दी से कहीं भी पहुंचा जा सके। और इन सब कामों के लिए फंडिंग कैसे होती है? SDRF फंडिंग मतलब आपदा राहत कोष में 75% हिस्सा केंद्र सरकार का होता है और 25% राज्य सरकार का। और इस निधि का उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग तत्काल राहत कार्य, मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने और क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण में होता है। मुआवजे की दरें भी तय हैं? हाँ, बिल्कुल। मानव क्षति यानी मृत्यु पर 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति दिए जाते हैं। और शारीरिक क्षति पर? शारीरिक क्षति पर 60,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक। यहाँ तक कि पशुधन की हानि पर भी मुआवजा है, जैसे दुधारू पशु के लिए 30,000 रुपए। सरकार के अलावा क्या इसमें सामुदायिक भागीदारी भी है? जी, और ये बहुत जरूरी है। इसके लिए आपदा मित्र योजना है। ये केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें गांव के युवाओं को फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में ट्रेनिंग दी जाती है। और पंचायती राज की क्या भूमिका है? ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना अब मुखिया की जिम्मेदारी है। क्या कोई नई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं? हाँ, हीट वेव यानी लू, इसे अब झारखंड सरकार ने राज्य विशिष्ट आपदा घोषित कर दिया है। इसका क्या मतलब है? प्रेस की व्यवस्था और श्रमिकों के लिए दोपहर में काम पर रोक। एक और बहुत बड़ी चुनौती है नक्सलवाद और आपदा राहत। सही कहा। सुदूर और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसका क्या समाधान है? इसके लिए सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत पुलिस और CRPF के साथ समन्वय किया जाता है। सुरक्षा बलों की देखरेख में राहत बांटी जाती है और जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर ड्रॉप का भी उपयोग होता है। तो अब अगर हम पूरी चर्चा का सार निकालें तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या होंगे परीक्षा के लिए? हाँ, कुछ बातें याद रखनी जरूरी हैं, जैसे झारखंड आपदा प्रबंधन विभाग का गठन अक्टूबर 2004 में हुआ और JSDMA का गठन 28 मई 2010 को हुआ। अनुसंधान केंद्रों में लाइटनिंग रिसर्च के लिए BIT मिश्रा और स्किपा है और ज्ञान केंद्र है सृजन। संवेदनशीलता के मामले में अधिक संवेदनशील राज्य है। तो निष्कर्ष के तौर पे हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि झारखंड के सशक्त पक्ष हैं तकनीक का प्रभावी उपयोग जैसे GIS और एप्स, और एक सक्रिय संस्थागत ढांचा जैसे JSTMA और SDRF। और भविष्य के लक्ष्य? भविष्य के लक्ष्य है आपदा मित्र नेटवर्क का विस्तार करना, हाथी मानव संघर्ष कम करने के लिए सुरक्षित कॉरिडोर बनाना और 2030 तक एक आपदा रोधी यानी डिजास्टर रेजिलिएंट झारखंड का निर्माण करना। और आदर्श वाक्य है सतर्क झारखंड, सुरक्षित झारखंड। बिल्कुल। चलिए अब इस जानकारी को परखते हैं। हमारे पास 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। मैं प्रश्न और उसके विकल्प पढ़ूंगा और फिर आप सही जवाब पर चर्चा कीजिएगा। जरूर। प्रश्न 1, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी JSDMA का औपचारिक गठन कब किया गया था? क 28 मई 2010, ख 14 अक्टूबर 2008, ग 15 नवंबर 2000 या घ 5 जनवरी 2006। इसका सही उत्तर है क 28 मई 2010। प्रश्न 2, झारखंड में किस आपदा के कारण
प्रतिवर्ष सर्वाधिक मौतें दर्ज की जाती हैं? क बाढ़, ख सूखा, ग वज्रपात या घ हाथियों का आक्रमण? इसका सही जवाब है ग वज्रपात। हमने इसे साइलेंट किलर भी कहा था। प्रश्न 3, भूकंप सुरक्षा की दृष्टि से झारखंड के कौन से जिले जोन 4 उच्च जोखिम के अंतर्गत आते हैं? क रांची और रामगढ़, ख धनबाद और बोकारो, ग पलामू और चतरा या घ गोड्डा और साहिबगंज? सही उत्तर है घ गोड्डा और साहिबगंज। प्रश्न 4, अप्रैल 2022 में प्रसिद्ध त्रिकूट पर्वत रोपवे हादसा झारखंड के किस जिले में घटित हुआ था? क दुमका, ख देवघर, ग गिरिडीह या घ हजारीबाग? ये हादसा ख देवघर में हुआ था। प्रश्न 5, झारखंड में खनन दुर्घटनाओं और सुरक्षा उपायों के लिए विशेषज्ञ संस्थान के रूप में कौन कार्य करता है? क बीआईटी मिश्रा, ख एक्सएलआरआई जमशेदपुर, ग आईआईटी आईएसएम धनबाद या घ एनआईएफएफटी हटिया? सही जवाब है ग आईआईटी आईएसएम धनबाद। प्रश्न 6, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष एसडीआरएफ में केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी का अनुपात क्या है? क 50-50, ख 75-25, ग 90-10 या घ 60-40? ये अनुपात है ख 75-25, जिसमें 75% केंद्र का और 25% राज्य का हिस्सा होता है। प्रश्न 7, दामिनी ऐप का उपयोग किस आपदा की पूर्व चेतावनी देने के लिए किया जाता है? क वज्रपात, तड़ित, ख चक्रवात, ग जंगल की आग या घ बाढ़? सही उत्तर है क वज्रपात। प्रश्न 8, जनवरी 2026 के अपडेट के अनुसार किस क्षेत्र में एक अकेले हाथी द्वारा भीषण संघर्ष की घटना हुई? क दलमा अभयारण्य, ख पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा, ग पलामू टाइगर रिजर्व या घ पारसनाथ क्षेत्र? यह घटना ख पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा में हुई थी। प्रश्न 9, झारखंड में आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र को किस नाम से जाना जाता है? क ज्ञानदीप, ख सचेत, ग सृजन या घ रक्षक? इस केंद्र का नाम है ग सृजन। और आखिरी सवाल, प्रश्न 10, आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आपदा से होने वाली मृत्यु पर आश्रितों को कितनी अनुग्रह राशि दी जाती है? क 2 लाख रुपए, ख 4 लाख रुपए, ग 5 लाख रुपए या घ 10 लाख रुपए? सही राशि है ख 4 लाख रुपए। तो ये थी झारखंड के आपदा प्रबंधन तंत्र की एक विस्तृत पड़ताल। हमने देखा कि कैसे विभिन्न संस्थाएं, तकनीक और योजनाएं मिलकर राज्य को सुरक्षित बनाने का काम कर रही हैं।